Hello friends, welcome to Magical Education. This is me Lalit Kumar Sharma, your friend. Today we are completing our historical background for Lakshmikant series. So today we will do the making of constitution. So be ready. जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले मेरा पहला वाला सेशन देख के आए तो वो उनको अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं। और थोड़ा सा आपको पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी है, ठीक है? ओके। सो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, देखो मुझे बहुत ऑसम रिस्पांस मिल रहे हैं आप लोगों के, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के कि हमें बहुत सही लग रहा है ये, आप देखिए इसको, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं एक सिंपलेस्ट वे आपको देने जा रहा हूँ, सिंपलेस्ट पॉसिबल वे टू कंप्लीट दिस वेरी बिग बुक, नियर अबाउट 800 पेजेस यू हैव इन दिस बुक. Okay, so I will summarize this book for you completely from starting till the end. So near about 100 lectures हम इसमें करेंगे, डेली 2 बजे आपके उस पर आएगा. सो काइंडली वॉच इट डेली. और शाम को हम इसके साथ वो भी करते हैं, क्या बोलते हैं, क्विज भी आपका अरेंज करते हैं, ठीक है? सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. This is me Lalit Kumar Sharma. I am teaching students from the last 8 to 9 years. Okay, so I welcome you all in Magical Education Group. So कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि इंडिपेंडेंस. अब इंडिपेंडेंस का वे क्या था, ठीक है? व्हाट इज़ द वे टू इंडिपेंडेंस. अब इंडिपेंडेंस तो हमें अभी नहीं मिली है. अभी हम कल कहाँ पहुँचे थे, 1909 तक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तक. अब महात्मा गांधी, अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो पहले कल का वीडियो देख के आए तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हुआ. महात्मा गांधी के आने से ऐसा क्या हो गया कि इंडिपेंडेंस आ गई. ऑल्दो देर आर, आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पर सिर्फ गांधी जी थे, देर आर मेनी पर्सनस. नेहरू जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, और मैनी अदर स्ट्रगलर वर देयर, फ्रीडम स्ट्रगलर वर देयर. बहुत सारे लोग थे. लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया, जो क्या कहते हैं, गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई. तो देखो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, 1 सेकेंड. ओके, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हम लोग व्हाट इज कॉलोनी, और हमें जाना है इंडिपेंडेंस. हमें कॉलोनी से जाना है इंडिपेंडेंस की तरफ. कहाँ जाना है? कॉलोनी से इंडिपेंडेंस की तरफ. कहाँ जाना है? कॉलोनी से इंडिपेंडेंस की तरफ हमें जाना है, ठीक है? अब देखो, कॉलोनी से हमें कहाँ जाना है? इंडिपेंडेंस. ओके, अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कॉलोनी, फिर हमें समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंट क्या होगा. अब यहाँ पर आने के लिए, अब देखो उस समय 6% लिटरेसी रेट था, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें पहले देखो, आप समझो व्हाट इज़ कॉलोनी और व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस, और बीच में हम डोमिनियन भी बने थे, डोमिनियन, ठीक है? तो आपको ये समझना पड़ेगा. तो देखो क्या हुआ कि जो आपके फॉरेनर्स थे, जो आपके ये अंग्रेज़ थे, इन्होंने हमें किसी मिलिट्री ऑक्यूपेशन में नहीं रखा हुआ था. देयर वॉज नो मिलिट्री ऑक्यूपेशन, देयर वॉज क्या था हमारा? पॉलिटिकल एंड लीगल ऑक्यूपेशन था इनका. हमारे ऊपर इनका पॉलिटिकल एंड लीगल ऑक्यूपेशन था. इसलिए हम उसको रेवोल्यूशन का नाम नहीं, हम उसको स्ट्रगल का नाम देते हैं कि हमने स्ट्रगल किया है. क्योंकि आप लड़ नहीं रहे हो वहाँ पे, एक तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉर दैट, क्योंकि वहाँ पर कोई मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं है उनका, उनका पॉलिटिकल और लीगल ऑक्यूपेशन है हमारे ऊपर. उसे बोलते हैं हम कॉलोनी, ठीक है? जैसे जो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स जो हैं वीक स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं उनका कॉलोनी, ठीक है? यहाँ से हमें जाना था सोवरेन बनने, कि हमारे जो पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज हैं वो हम खुद सॉल्व करेंगे. इसको बोलते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल सोवरेन कंट्री. ओके, तो यहाँ पर हमें आना था. और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा रोड मैप उनको समझाना. जहाँ पर हमारा लिटरेसी रेट कितना था, 6% था, उन सबको ये समझाना, तो वो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी बात थी कि गांधी जी ने ये वो रोल प्ले किया. उन्होंने नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, सबको ये, और बहुत लोगों की हेल्प भी लगी, ऐसा नहीं कि उन्होंने अकेले ने कर दिया, बट इन सब लोगों को समझाना, बहुत सारे लोगों का,
तो वो था हमारा वे टू इंडिपेंडेंस। अब चलते हैं हम, हुआ क्या क्या देखो। तो सबसे पहले हमारा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। उस समय गांधी जी आ चुके थे 1915 के आसपास। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हुई कि वर्ल्ड वॉर वन चल गई, वर्ल्ड वॉर वन हो गई 1915 से स्टार्ट हो गई, जो 1990 तक चली। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स बिकम वेरी वीक। ब्रिटिशर्स जो थे बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, और गांधी जी तो आ ही गए थे साउथ अफ्रीका से। तो क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को एक थोड़ा सा एम्पावर मिली। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, वो एनफोर्स करने लगी कि भाई जो हम सोचते हैं वो करो। और वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे प्रोविंशियल एटोनॉमी। क्या चाहते थे वो, प्रोविंशियल एटोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें हम अपना संविधान बना सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारा संविधान नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या हुआ, हमें जो लीगल राइट्स हमारे ले लिए गए थे, अगर आपको याद होगा कि सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए था, हमारे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बनाना था, हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बनाना था हमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, जिसमें मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है, जिसको हम जर्नली मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसमें देखो मैंने आपको बताया था दो नाम होते हैं, ये सेक्रेटरी स्टेट हो गया पहला वाला नाम, और ये आपका वॉइस रॉय हो गया। मॉन्टेगो क्या था, सेक्रेटरी स्टेट, एंड चैम्सफोर्ड ये था आपका वॉइस रॉय। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, एक फेडरल लिस्ट दिया। फेडरल इन्होंने मतलब लिस्ट दी है, लेजिस्लेचर लिस्ट दी, सेपरेटेड बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। इसका क्या मतलब था, इन्होंने तीन लिस्ट दी, एक तो हमारी फेडरल लिस्ट दी और एक हमारी प्रोविंशियल लिस्ट दी। प्रोविंशियल के इन्होंने दो पार्ट बना दिए, प्रोविंशियल के इन्होंने दो पार्ट बना दिए, कौन कौन से, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर्ड। ओके, एक रिजर्व्ड बना दिया और एक इन्होंने ट्रांसफर्ड बना दिया। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, इन्होंने क्या करा, और यहाँ पर इन्होंने सेटअप कर दिया डायरकी, जो हमने जनरली स्पेन और स्पार्टा के उसमें कॉन्सेप्ट में देखा था, इसे हम डायरकी बोलते हैं कि ये लिस्ट बना देना। ठीक है, ये डायरकी इन्होंने सेटअप कर दी। अब इसमें मेन दिक्कत क्या थी कि जो मेन पावर थी, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं, और बाद में फिर और क्या करा इन्होंने देखो। दूसरा इन्होंने क्या करा, लैंडमार्क चेंज कर दिया, बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म आप समझो जैसे आज की डेट में आपके पास लोकसभा और राज्यसभा है, इसे हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, जहां पर दो हाउसेज होते हैं। ठीक है, तो एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे आप राज्यसभा बोलते हो, और एक होता है हाउस ऑफ पीपल, जो चुन के आते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकसभा। ठीक है, तो इन्होंने बाई कैमरलिज्म दे दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि प्रोविंशियल एटोनॉमी जो हमें चाहिए थी, उसके दो पार्ट है, उसके दो पार्ट है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर एंड बाइकैमरलिज्म। ठीक है, अब वो इन्हें कहीं से कहीं तक इंडियंस को मिलती दिख नहीं रही थी। तो भाई गांधी जी से वो बोले कि यार दे तो दिया, तुमको क्या चाहिए, कि दे तो दिया, देखो यहाँ पे बाइकैमरलिज्म भी तुमको दे दिया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दे दिया है, लिस्ट बना दी है। लेकिन गांधी जी यहाँ पर बोले, या उन्होंने देखा, या आप एक्चुअली मैं आपको बताऊं हुआ क्या, कि ये जो आप देख रहे हो ना मैक्सिमम, अब ये जो रिजर्व लिस्ट है, इसका मतलब कि वॉइस रॉय को मिनिस्टर्स की कोई भी, उनकी कोई बाइंडिंग नहीं है, कंसेंट बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफर्ड में जो था कंसेंट बाइंडिंग था, मिनिस्टर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर थी वो यहाँ पर फेडरल में और ज़्यादातर रिजर्व लिस्ट में रख दी गई, जो कि फिर भी क्या हुआ कि आपको एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिली। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिली आपको। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट इलेक्शन करने की कोशिश करी, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या थ्री रख दी इंडियंस के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट आपको याद ही होगा, जब वो आपका कौन सा आया था, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आया था, उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट में आप इन्होंने एक्सटेंशन किया, 6 एंग्लो इंडियंस को भी ले लिया। लिमिटेड फ्रेंचाइज माय फ्रेंड, 10% लिमिटेड फ्रेंचाइज हमें दी वहाँ पर इन्होंने। कभी भी इंडियंस ने हमें, वो फॉरेनर इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो आज है हमारे देश में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमको कभी नहीं दिया, ये याद रखना है, कभी नहीं दिया है। एक बात और ध्यान रखें कि ये जो मैं सीरीज कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 30% ऑफ द प्रीलिम्स रिगार्डिंग टू पॉलिटी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। बट माय फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको कि इसके बाद भी पढ़ना है। ये बुक बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको हिंदूज, करंट अफेयर्स ये करते रहना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उन्होंने हमें कभी नहीं दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये नहीं हुआ तो गांधी जी हैप्पी नहीं थे, गांधी जी नॉट हैप्पी, तो उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या स्टार्ट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जब वो इस चीज से हैप्पी नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ पहले हम ये देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, फिर देख लो इसमें और थोड़ा सा क्या है कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एट लंदन सेटल कर दिया सम पावर ऑफ सेक्रेटरी स्टेट। सीपीएससी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अब यूपीएससी हो गया है, कब सेटअप हुआ, सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, प्रोविंशियल का बजट अलग होगा सेंट्रल बजट से। और देखो अब ये 10 साल में रिवाइज होना था, ठीक है, 1919 आ गया है, 29 में ये रिवाइज होना था, ठीक है। अब 29 में ये रिवाइज होना था, लेकिन इसका इतना सॉलिड इसका अपोजिशन था कि उनको 2 साल पहले ही साइमन कमीशन भेज दिया। आई होप आपको ये याद होगा, साइमन कमीशन, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, लाला लाजपत राय साहब वाला जो उनको लाठियां पड़ गई थी, ये वही साइमन कमीशन है। जॉन साइमन इनका नाम था। 1927 में ये कमीशन भेजा गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का बहुत सॉलिड अपोजिशन हुआ। तो क्या हुआ, लेकिन देखो सबसे बड़ी बात क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे, कोई इंडियन ही इन्वॉल्व नहीं था उस कमीशन में, कोई इंडियन इन्वॉल्व ही नहीं था, ठीक है। इसकी रिपोर्ट आई 1930 में साइमन कमीशन की, ठीक है। फिर उसकी रिपोर्ट जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यूज़ हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यूज़ हुई, जिसके बेस पे इन्होंने पब्लिश किया एक वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो ये भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ, am I clear? Somebody is asking, my voice is not clear properly, please tell me my voice is clear to you all. My voice is clear to you all, please let me know, please comment. Anyone? Okay, good, great. Okay, so the most important source of modern constitution is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जनरली हम कहते भी हैं कि 50 से 60% माय फ्रेंड सीधा वहीं से उठा लिया गया है, सीधा का सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कॉपी है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ से ली हुई हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अंग्रेज बहुत कुछ गलत करके गए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी दे के गए हमारे देश को जो आज भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, ऑल इंडिया फेडरेशन की। अब देखो पहले समझना पड़ेगा आपको कि फेडरेशन क्या है। फेडरेशन में क्या है कि मैनी स्टेट्स हैं और वो कंबाइन करके एक सेंटर बनाती हैं, ठीक है। उस समय पे हमारे यहाँ फ्रेंड 2 चीज़ें थी, प्रोविंशियल्स, ठीक है, जिनको आप जनरली एक स्टेट कह रहे हो, और एक होगी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स आपके रजवाड़े, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स आपके रजवाड़े। तो अब देखो हमें चाहिए था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो प्रोविंसेस थे उनको चाहिए था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके पास क्या था, इनके पास अपनी सारी पावर थी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसे विद इन द टेरिटरी ये अपने पास इनकी पूरी पावर थी। बस एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए इनको किनकी ज़रूरत पड़ती थी, ब्रिटिशर्स की ज़रूरत पड़ती थी। एक्सटर्नल अफेयर हो गया या डिफेंस हो गया, उस चीज़ के लिए इनको अंग्रेज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, अदरवाइज दे वर टोटली इंडिपेंडेंट। और ये क्या हुआ था, इनका एक एग्रीमेंट हुआ था, इनका एक एग्रीमेंट हुआ था किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। किस बेस पे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसके बेस पे, उसको बोलते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। ये एक सुजरेंटी हुआ था इनका, जिसके बेस पे इनके ऊपर इनके पास अपनी टेरिटरी के अंदर पूरी पावर थी, लेकिन जो एक्सटर्नल डिफेंस या एक्सटर्नल अफेयर के लिए इनको किनके पास जाना पड़ता था, ब्रिटिशर्स के पास जाना पड़ता था, ठीक है। अब क्या हुआ, तो देखो दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। हमें चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी,
ठीक है, इनका ये प्रोसीजर ये चल रहा है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखो, इसलिए यहाँ पर इन्होंने दे दिया अलग अलग लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो आज भी आपके उसमें 7 शेड्यूल में है। सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जैसे बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो फेडरल लिस्ट जिसमें सेंटर वो बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रोविंशियल या स्टेट्स अपने कानून बनाएंगे, कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों मिलके काम करेंगे। और रेजिडिव पावर दे दी गई थी वॉइस रॉय को, जो आज हमारे यहाँ पार्लियामेंट को दी हुई है अब। ठीक है, रेजिडिव पावर यानी कि कोई ऐसा विषय है जिसपे कोई वो नहीं है तो वो वॉइस रॉय देखेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि जब क्या कहते हैं ये, अब ये जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो हम तो ये मांग रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर देखो, ये जब 3 लिस्टें बन गई तो हमने बोला कि लास्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो मैंने कल आपको बताया था कि लास्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज 1935, सम आर सेइंग कि 1937, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1935, 1935, 37 भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लास्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और अगर प्रिंसिपली स्टेट्स को भी मनाना है तो उनको ये एग्रीमेंट तोड़ना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ स्यूजरेनिटी। एग्रीमेंट ऑफ स्यूजरेनिटी हम इसको बोलते हैं, ये इनको तोड़ना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि भाई सारी चीज़ें सही चल रही थी, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट सेड नो। प्रिंसली स्टेट्स ने क्या कह दिया, नो, नहीं जी हम नहीं मान गया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट की वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेल हो गया पूरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेल हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स नहीं माने। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में हमें ना तो कोई डायरकी हुई, बाइकैमरलिज्म सेट हो गया कुछ स्टेट्स में, काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश कर दिया गया जो पहले बना था। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड फ्रेंचाइज हमको मिल गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हो गया इसी टाइम पे, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के मर्जी पे एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन उस समय पर बन गई। इन चीज़ों को बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि अगस्त ऑफर 1940, ये क्या है देखो, अब अगर हमें डोमिनियन बनना है, डोमिनियन, अब डोमिनियन क्या है, एक सेकेंड, डोमिनियन का मतलब जो है पॉलिटिकल और लीगल राइट्स तो हमारे पास हो, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन हो, क्वीन या किंग। ठीक है, ये हमारा हेड होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल और लीगल राइट्स होंगे वो हमारे पास ही होंगे। ठीक है, अब इस टाइम पर हुआ क्या था एक्चुअली कि हिटलर जो जर्मनी का वो था, उसने 1940 में अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स पे। वो आपको याद होगा कि जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ उनका सूर्य अस्त हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जो है आपका पे अटैक हो गया हिटलर की वजह से। अब उन्होंने क्या करा, उस समय क्या था, हमारे यहाँ जो वाइसराय थे लॉर्ड लिंगलिथ गाओ, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज इन वॉर विद जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिशर साइड, बिना हमसे पूछे, बिना किसी से पूछे उन लोगों, लॉर्ड लिंगलिथ गाओ ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज इन वॉर विद जर्मनी। ठीक है, तो अब देखो ये उसके बाद उसमें क्या हुआ कि उस समय फिर ये हमें ऑफर दिया गया कि देखो ऐसा है कि तुम यार हमारी इसमें हेल्प कर दो, तुम यार हमारी इसमें हेल्प कर दो, और हम तुमको क्या दे देंगे, हम तुमको ऑटोनॉमी दे देंगे, हम तुमको क्या दे देंगे, ऑटोनॉमी दे देंगे। ठीक है, अब देखो ये भी, ये जो सिर्फ कहा गया था ये कोई फॉर्मलाइज वे नहीं था, ये कोई फॉर्मलाइज्ड नहीं था। ठीक है, अब उस समय क्या हुआ कि उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो आपको पता होगा कि उस समय एशिया और जापान भी उसमें इंक्लूडेड थे, उस पर भी वार का फर्क चल रहा था। तो इस पूरे जो ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे विंस्टन चर्चिल उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। क्या मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन उन्होंने उस समय 1 सेकेंड, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में इस ऑगस्ट ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए। तो ऐसे लिख के आना माय फ्रेंड, पूरे नंबर आपको मिलेंगे,
टू फॉर्मलाइज द ऑगस्ट ऑफर क्रिप्स मिशन आया 1942 में। ओके, अब क्या हुआ, क्या कहते हैं कि इसमें 3 लोग आए थे, पहले आप ये समझ लो, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। कौन कौन आया था? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, 3 लोग इसमें आए थे। लेकिन ये भी क्या हुआ कि अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन एक शर्त रख दी इन्होंने, इफ एक इफ डाल दिया इन्होंने। इफ क्या दे दिया कि भाई हम आपको दे देंगे ऑटोनॉमी, बट कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजी होने चाहिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजी होने चाहिए। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया कि नहीं जी, हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, हम नहीं। अच्छा, कांग्रेस बोली नहीं नहीं नहीं, हमें अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए, हमें अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए। तो अब उस समय क्या हुआ कि नहीं 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 नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप ये देख रहे हो, इफ़ देर इज़ अ इफ़ कंडीशन, आपको दोनों को ही मानना पड़ेगा, तभी हम ये फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन क्या हुआ, तो वो ये मान ही नहीं थे, तो कांग्रेस बोली नहीं नहीं, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, आप हमें डोमिनियन दीजिए, हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस वजह से क्रिप्स मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। क्रिप्स मिशन क्या फेल हो गया, और इसी वजह से सॉरी, इसी वजह से 1942 में क्या स्टार्ट हो गया माय फ्रेंड, गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या स्टार्ट कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। ठीक है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। ठीक है, उस समय क्या हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत वीक हो गई, बहुत वीक हो गई। तो उन्होंने क्या हुआ कि बस वो अब चाहते थे कि जल्दी जल्दी हम इंडिया से चले जाएं। ठीक है, 45 में तो उन्होंने एक सेकेंड मिशन भेजा, सेकेंड कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया के पास। दोबारा से उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप मान जाओ, आप दोनों लोग, कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों मान जाओ। इस बार क्या हुआ, फिर मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं मान रहे, हमें सेपरेट पाकिस्तान ही चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड कैबिनेट मिशन था उन्होंने अग्री करा लिया। उन्होंने कहा चलो एक बार हम इलेक्शन तो कराएं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, एक बार असेंबली का इलेक्शन तो हो जाए। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। तो रिजल्ट आया इसका जो जून 1946 में, जून 1946 में ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। इनडायरेक्ट इलेक्शन ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी 10 लाख लोगों पे एक आदमी, 10 लाख लोगों पे एक सीट। ठीक है, उससे हमारा जो हमारा पॉपुलेशन था वो नियर अबाउट 39 करोड़ था। तो उस हिसाब से हमारे बन गए लगभग 389 मेंबर। उस समय कितने लोग थे, 389 मेंबर्स हमारे पास थे। इसमें से 296 इलेक्टेड आने थे। ठीक है, 93 जो आपके क्या कहते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब इसका रिजल्ट आया, अब इसका रिजल्ट जब आया तो कांग्रेस के पास आई 208 सीट्स, मुस्लिम लीग के पास आई 73। ये कांग्रेस के पास आई और ये आपकी मुस्लिम लीग के पास आई। ठीक है, अब यहाँ पर जिन्ना जी को क्या लगा, जिन्ना जी को लगा कि भाई नहीं, यहाँ तो हम देख रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, तो हमारा तो मुश्किल है पाकिस्तान बन पाना। तो वो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से बॉयकॉट कर दिया इस चीज़ को, बॉयकॉट कर दिया। क्या हुआ, पहला सेशन बैठा आपका 9 दिसंबर 46 को। ठीक है, 9 दिसंबर 46 को पहला डे सेशन हुआ, और उस दिन असेंबली में कितने लोग थे, 211 पीपल थे। तो क्योंकि क्या हुआ, वो लोग बॉयकॉट करने लग गए इसको कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए था उस समय पाकिस्तान, उन्हें क्या चाहिए था, पाकिस्तान, जो हम अप्रूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये जब चलता रहा तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई फिर ये 9 दिसंबर 46 को
ठीक है, हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिए गए। सच्चिदानंद सिन्हा जी टेम्परेरी प्रेसिडेंट का जो होता था वो फ्रेंच लेजिस्लेटिव असेंबली में होता था। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बना दिए गए। ये याद रखना है आपको, लिख लो इसको कहीं पे। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट, सर बी.एन. राव लीगल एडवाइज़र एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। 7 मेंबर कमेटी थी जिसने आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन यार हम लोग क्या थे, देखो हम प्रेम से रहने वाले लोग थे, तो तब भी 13 दिसंबर को क्या कहते हैं ये होना था। 13 दिसंबर को फिर नेहरू जी और इन लोगों ने सोचा कि नहीं चलो एक बार हम जिन्ना जी को बुलाते हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं, उन्होंने भी हमारे साथ ही इस लड़ाई में साथ दिया है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जिन्ना जी आप आइए, एक बार हम बैठ के बात करते हैं। तो जिन्ना जी ऑल्दो उन्होंने कहा था कि मैं जो है 20 जनवरी 1947 तक आ जाऊंगा, फिर भी वो नहीं आए। तो फिर क्या हुआ कि अनोनमसली, अब देखो जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, तो जब 13 तारीख को उन्होंने नेहरू जी ने बोला, 13 दिसंबर को 46 को उन्होंने, डेट्स याद रखना माय फ्रेंड। देखो ये कहाँ, ये आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, आप ऐसे रट नहीं सकते पॉलिटी को। ठीक है, 20 जनवरी 47 को जिन्ना जी ने कहा था तक मैं आ जाऊंगा, बट वो फिर भी 22 जनवरी तक नहीं आए। तो 22 जनवरी को ये फिर हमारा अनोनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया, जिसमें आपके ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसमें एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया। तो हम जो है 15 अगस्त को हमने क्या कह दिया, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिया और पाकिस्तान के पास अपने अपना पावर्स हैं, वो अपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अपनी अपनी असेंबली बना सकती हैं। अब कोई हर मेजेस्टी गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई वॉइस रॉय नहीं होगा, गवर्नर जनरल होगा जब तक हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। तो लॉर्ड माउंटबेटन हमारे गवर्नर जनरल तब तक रहे थे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया था, आज़ादी होने के बाद भी। ठीक है, ठीक है, ईच डोमिनियन की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सटेंडेबल अनलेस, अगर वो लोग ना चाहते हो, अगर वो चाहते हैं कि कोई रूल एक्सटेंड हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज हमारा कोई रूल एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट्सी, यही तो हम चाह रहे थे। लैप्स हो गई किस, क्या, ब्रिटिश पैरामाउंट्सी लैप्स हो गई यहाँ पर आपकी। ठीक है, ब्रिटिश पैरामाउंट्सी लैप्स हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935, ये तब तक लागू रहा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया, यानी कि ये हमारा जो है लागू रहा तब तक। और क्योंकि ये देखो, ये जो पिछले वाली बात थी, अब 22 तारीख तक भी नहीं आने के बाद भी क्यों कर दिया, क्योंकि उस समय राइट्स बहुत हो गए थे, राइट्स बहुत हो गए, तो इसलिए इनको ये अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, तो जब तक ये क्या हुआ, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहेगा। और उसके बाद 395 आर्टिकल में हमने ये लिख भी दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आज की डेट से रिपील कर दिया गया है, जिस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो उस समय जो इन्होंने थे, उस समय के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि अब हर मेजेस्टी गवर्नमेंट नहीं होगी, हर मेजेस्टी गवर्नमेंट नहीं होगी, और हम जून 1948 तक यहाँ से चले जाएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली बार, लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने ये पाकिस्तान बनने की ये एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इसे हम जून प्लान भी बोलते हैं। 3 जून 1947 को उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, इसको हम जून प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद ये हमारा ये ध्यान रखना है आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स 26/11/1949, जिसमें इतने आर्टिकल्स आ चुके थे, 5, 6, 7, 8, 9, 63, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। तो 26 नवंबर 1949, अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल खोल के देखेंगे तो वहाँ भी यही डेट लिखी हुई है। हम मनाते कब हैं, बाकी बाद में आया, 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस दिन हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज की
1930 में, इसलिए ये डेट रखी है, तो इसके पॉलिटिकल मीनिंग है। लेकिन आ गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही ये केम इन टू फोर्स हो गया था। बाकी जो आया फिर 26 जनवरी 1950 को, तो इसने क्या कर दिया, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि सॉवरेन नहीं है, कांग्रेस का डोमिनेंस ज़्यादा था। कांग्रेस के भाई उस समय 208 लोग थे, तो उनका तो डोमिनेंस होना बनता भी था, कांग्रेस का डोमिनेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ देखो, अब टाइम कंज्यूमिंग तो था यार, इतना टाइम लग गया हमें इसको ड्राफ्ट करने में, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं थी। यूएस को पूरा असेम बनाने में हार्डली 3-4 महीने में लग गया था, ठीक है, और कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। चलो क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म वी आर टेकिंग इन अ बेटर वे। लेकिन मेन बात क्या है कि आपको ये देखना है कि वो जो आ गए, कहाँ आ गए हम, एक सेकेंड, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा माय फ्रेंड्स। ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आने का सफ़र इन लोगों ने 6% लिटरेसी रेट वाले देश को समझा दिया, जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, और कुछ की समझ में आया होगा, कुछ की नहीं भी आया होगा। 6% लिटरेसी रेट वाले लोगों को नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट, सबको ये चीज़ें इन्होंने समझा दी माय फ्रेंड। एक साइलेंट थैंक्स बनता है इन लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ आप लोग एक थैंक्स दें अपनी तरफ से इन सब ग्रेट लीडर्स को, जिन्होंने हमारे लिए, आज हम इंडिपेंडेंट हैं, जो हम इंडिपेंडेंस हमें मिल रहा है वो इन्हीं की बदौलत है। तो से थैंक्स टू देम। मैनी वर देयर। कुछ लोग क्रांतिकारी थे, कुछ लोग इस चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे, और कुछ लोग इस तरीके से। क्यों फाइट करना, स्ट्रगल करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हमारा जो ऑक्यूपेशन था वो पॉलिटिकल और लीगल था, मिलिट्री ऑक्यूपेशन हम पे नहीं था, ठीक है। हमारे पे क्या था? पॉलिटिकल एंड लीगल ऑक्यूपेशन। सो थैंक यू माय फ्रेंड टू लिसनिंग मी। नेक्स्ट हम जो है समरी कोर्स में हम चलते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कल को फिर आपको 2 बजे हम आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो आपने लाइक किया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़, एंड बी रेगुलर, क्योंकि देखो ये एक कड़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें मैट्रिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जाल बिछाना पड़ेगा आपको, रटने से काम नहीं चलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत, 30% ऑफ द पॉलिटी विद रेस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स आपका जो है यहीं से कवर हो जाएगा। लेकिन आपको रेगुलर होना पड़ेगा, एक पिक्चर बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में कि क्या से क्या हुआ। देखो जैसे अभी हमने मैं आपको ये हिस्ट्री बैकग्राउंड समझाया, तो एक जाल बिछाना पड़ता है कि ये आर्टिकल इससे लिंक है, ये आर्टिकल इस वजह से हुआ, हिस्ट्री में ये हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से, तो मिस मत कीजिएगा। कल की वीडियो 2 बजे हम फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एट योर प्लेसेस। थैंक यू सो मच।